हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आइए, पिछले क्लास में हम लोग लाइट का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, समथिंग बात जो है डेफिनेशन वगैरह सीखे थे, लेकिन उस डिफिनेशन से आगे हमको बढ़ना है आज। डिफिनेशन में नॉर्मल बात किए थे कि प्रकाश एक कण है, प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश एक ऊर्जा है, लेकिन प्रकाश के दोहरी प्रकृति का सिद्धांत का भी जो है ना डिस्कस कर चुके थे। लेकिन उससे आगे हम बढ़ते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के। आइए सीखने का काम करते हैं। प्रकाश के बारे में ये बात हुआ था कि आगे प्रकाश जो है ना निर्वात और माध्यम दोनों में गति कर सकता है। तो निर्वात में जब ये गति करता है तो उसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जब यह किसी माध्यम में गति करता है तब इसको कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, इसको हम अनुदैर्ध्य तरंग नहीं कर सकते किसी कीमत पर। ये अपना जो है ना पोलराइजेशन का गुण नहीं दिखाता, या सॉरी दिखाता है, इसके कारण इसको जो है ना अनुप्रस्थ तरंग ही कहा जाता है। समझे, ये अनुदैर्ध्य तरंग नहीं हो सकता। मतलब कि ठोस में जब गति करेगा तो वो पारदर्शी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पारदर्शी। अपारदर्शी माध्यम में ये गति नहीं कर सकता। तो ये बात तो सिंपल सी रहा ना। लेकिन सबसे पहले जो है ना प्रकाश का चाल मापने का काम किया था रोमर ने। किसने मापा था? रोमर ने। प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है, जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसी चाल को सबसे पहले मापने का काम किसने किया था? रोमर साहब ने। तो चलिए एक लाइन हम लिख देते हैं। फैक्ट ये बन रहा है, प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। कहाँ होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? निर्वात में होती है सबसे अधिक निर्वात में होती है, जिसे रोमर ने मापा था। किसने मापा था? रोमर साहब ने मापा था। और होता कितना है प्रकाश का चाल? तो प्रकाश का चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। समझे, प्रकाश का चाल इतना ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस फैक्ट को भी आप लिखेंगे जल्दी से। ये आसान सा टॉपिक है, उतना बड़ा बात है नहीं इसमें। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए फैक्ट आगे कि प्रकाश की जो है ना, प्रकाश एक ऊर्जा का पैकेट होता है। प्रकाश तो एक कण है। सबसे पहले बात हो गया कि लाइट इज पार्टिकल, मतलब प्रकाश एक कण है। लेकिन भाई कण है तो एनर्जी का कण है ना। तो कोई भी कण होगा, चाहे जितना भी छोटा हो, उसका अपना कुछ ना कुछ मास होगा। बिना मास से तो ही नहीं सकता है ना। तो मास भी होगा और उसका अपना गति भी है। प्रकाश किसी गति में भी करता है। तो प्रकाश का अपना चाल को हम सिंबल करते हैं किससे? सी से। मतलब सी का मतलब ही होता है प्रकाश का चाल, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट बराबर कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब एक बात ये है कि प्रकाश के कणों के पैकेट जिसको पैकेट को फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और फोटोन का मतलब ही होता है बंडल। मतलब किसका बंडल? तो एनर्जी का बंडल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोटोन इक्वल्स टू होता है बंडल ऑफ एनर्जी। क्या होता है? बंडल ऑफ एनर्जी। समझे, फोटोन का मतलब ही क्या होता है? बंडल ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा का पैकेट। ठीक है, प्रकाश के कणों के पैकेट को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और फोटोन का मतलब होता है बंडल ऑफ एनर्जी। ये भी बात आप सभी लोग लिख लेंगे, बहुत आसान सा बात है ये। प्रकाश के कणों के पैकेट को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और फोटोन का मतलब होता है बंडल ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगला फैक्ट लिखिए। देखिए, अब देखिए प्रकाश का चाल यहाँ पे सी जो होता है, सी प्रकाश का चाल। तो सी प्रकाश का चाल, प्रकाश का कण तो कुछ ना कुछ तो एम भी तो कण होगा कि नहीं होगा? तो एम, या तो इसका मतलब प्रकाश के कण को हम एम कह सकते हैं और प्रकाश के चाल को क्या सकते हैं? सी कह सकते हैं। तो फॉर्मूला आइंस्टीन साहब ने इसी पर दिया था कि ई बराबर क्या हो जाता है? mc²। तो फोटोन में एनर्जी की मात्रा कितना है? तो ई का मतलब यहाँ पे एनर्जी। तो यही ई एनर्जी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? तो mc²। यहाँ पे एम क्या है? मास है। और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। एम बराबर वेयर एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मास। और सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की चाल कितना लेंगे? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ठीक है ना। और एम यहाँ पे क्या है हमारा मास है, तो ये बात तो पता है। और ई हमारा क्या है, तो एनर्जी है। ई बराबर हमारा क्या है यहाँ पे, एनर्जी। तो इसी चीज को जो है ना दर्शाने का काम किया था आइंस्टीन साहब ने। आइंस्टीन साहब ने सबसे अंतिम रूप में थ्योरी देने का काम किया था, जिस थ्योरी को कहा गया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब सापेक्षता का सिद्धांत, समझे। और इसी सापेक्षता का सिद्धांत में फॉर्मूला उन्होंने दिया था E बराबर mc², जहाँ E क्या होता है, एनर्जी। कौन सा एनर्जी, तो ये फोटोन का एनर्जी, मतलब प्रकाश के कणों के पैकेट का एनर्जी कितना है भाई, तो उसमें m द्रव्यमान का कण होगा, m द्रव्यमान का कण होगा, और उसका चाल कितना होगा, तो c होगा। फॉर्मूला बन जाएगा E बराबर mc²। ये बात है ऐसे ही पे चर्चा में आया, इसलिए हमने बता दिया है। ये खास पॉइंट इसके लिए नहीं है, इसका अपना एक कम्युनिकेशन चैप्टर बनता है जिसमें पढ़ा जाता है, लेकिन तत्काल हमने बता दिया है कि हो सके तो पूछते कहीं, समझे ना। तो इसलिए यहाँ पे लिख दे E बराबर mc², मतलब m क्या है, मास, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और E क्या है, एनर्जी। E बराबर mc², ठीक है ना। E बराबर क्या बन गया यहाँ पे, mc²। इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत, और इसी को कहा जाता है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, समझे। इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। लिख देंगे एक लाइन, हम ज्यादा नहीं लिख देंगे। इसी को कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। क्या कहते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है। या इसी सिद्धांत को इसमें कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, समझे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या इसी सिद्धांत को कहते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो गया सापेक्षता का सिद्धांत, या इसी को कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, समझे। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, समझे। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत इसी को कहते हैं, मतलब मास एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है ना। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत इसी को कहते हैं। और इसी को कहते हैं कुछ में सब कुछ तथा सब कुछ में कुछ का सिद्धांत। दरोगा में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, कुछ में लिख देते हैं इधर में, समझे ना। कुछ में सब कुछ, कुछ में सब कुछ तथा सब कुछ में कुछ का सिद्धांत, समझे ना। सब कुछ में कुछ का सिद्धांत किसको कहा गया है, तो E बराबर mc² को ही कहा गया है, समझे ना। इसी सिद्धांत को देने का काम किसने किया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था सिद्धांत को, तो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने। लिखेंगे जल्दी इस बात को, इससे आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, उम्मीद है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि प्रॉब्लम है आपको तो आप सीधा इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, आप एक बार और इस बात पर वीडियो बना दीजिए, ठीक है। पहले नोट कर लीजिए आप, नोट करने से पहले एक बात सुनिए गौर से। होता क्या है ना कि सामान्यतः इसके बारे में और भी बात, कि प्रकाश के बारे में कहा जाता है क्या, कि भाई प्रकाश किसी स्रोत से निकलता है। ये तो कोई वस्तु है ही नहीं, मतलब कि कोई प्राकृतिक वस्तु होगा या तो कृत्रिम वस्तु होगा। तो प्राकृतिक वस्तु में हम बात करते हैं तो सूर्य का प्रकाश, या तारे के पास अपना प्रकाश है, तो तारे के पास भी अपना प्रकाश है, सूर्य के पास भी अपना प्रकाश है, तो ये प्राकृतिक वस्तु है। दूसरा कि कृत्रिम वस्तु के पास भी अपना प्रकाश लोग बना देते हैं, जैसे कि बल्ब है, या लालटेन जल रहा है, या कोई जो है ना लाइट वगैरह जल रहा है, तो सभी के पास अपना प्रकाश है। तो कृत्रिम हो सकता है, नहीं तो प्राकृतिक हो सकता है। तो जिस किसी भी स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलती है, या किसी अन्य स्रोत पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, तो उसे टकराने के बाद हमें वो वस्तु दिखाई पड़ने लगता है। ये सामान्य सी बात है, समझे। लेकिन इससे आगे ये बनेगा बात, सुनिए गौर से। इससे आगे क्या बनेगा, सुनिए गौर से जरा। इससे आगे ये बनेगा कि मतलब कि एक जो है ना वस्तु होता है जिस वस्तु को कहते हैं प्रदीप्त वस्तु, और एक वस्तु होता है जिस वस्तु को कहते हैं अदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट तथा नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, समझे। तो प्रदीप्त वस्तु से कहा जाता है जिसके पास अपना प्रकाश हो, उस वस्तु को हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। जैसे बिजली का बल्ब, या किसी हाथ में टॉर्च, या जलती हुई लालटेन, जलती हुई मोमबत्ती, या सूर्य, समझे, या तारा, सभी तरह के तारा जिसके पास अपना प्रकाश होता है, वैसी सभी वस्तुओं को हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तु, या उसी को इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है।
और जिस वस्तु के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना प्रकाश नहीं होता है, उस सभी वस्तु को कहते हैं अदीप्त वस्तु। कौन सा वस्तु कहते हैं? अदीप्त वस्तु, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। समझे? जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। आप सामान्यतः कोई भी वस्तु ले सकते हैं जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होगा, वो तमाम सभी वस्तुएं कहा जाती है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, या उसी को इंग्लिश में कहते हैं अदीप्त वस्तु। ठीक है, तो हम इस बात को लिखेंगे पहले, क्योंकि लिखेंगे नहीं तब तक आप नोट नहीं कीजिएगा, और जब तक आप नोट नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझने में बहुत परेशानी होगा। इसलिए ये उम्मीद है कि आप लिख चुके होंगे। इससे आगे हम जो है ना लिख देते हैं। लाइट के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। आधे आधे घंटा का प्रत्येक वीडियो बनेगा हमारा, समझे? सुनिए गौर से। वस्तु के आधार पर, वस्तु के स्रोत के आधार पर प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। तो एक को कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। समझे? प्रदीप्त वस्तु को इंग्लिश में कहा जाता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट। समझे? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में लिख सकते हैं वैसी सभी वस्तुएं, वैसी सभी वस्तुएं, वैसी सभी वस्तुएं जिसके पास अपना, मतलब अपना कहने का मतलब है स्वयं अपना प्रकाश होता है, अपना प्रकाश होता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु कहने का मतलब होता है, एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम लिख सकते हैं सूरज का प्रकाश, या सूरज, ठीक है, या सभी तारे, समझे, या जलती हुई लालटेन, जलती हुई कौन सी? लालटेन, या मोमबत्ती, मोमबत्ती, या जलती हुई विद्युत बल्ब। बंद है तो नहीं ना होगा, या लालटेन ही बंद है तो नहीं होगा, नहीं होगा। मोमबत्ती जहीं जला तो नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब जिसके पास अपना प्रकाश है उसी सभी वस्तु को हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी सारी वस्तुओं को कहते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अगला लिखते हैं दूसरा फैक्ट, अदीप्त वस्तु, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अदीप्त वस्तु, कौन सा वस्तु? अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु के बारे में इंग्लिश में लिखते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, अदीप्त वस्तु। समझे? वैसी सभी वस्तुएं, वैसी सभी वस्तुएं, वस्तुएं जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, नहीं होता, अदीप्त वस्तु कहलाता है। ये समान नॉर्मल बात है भाई मेरे, अदीप्त वस्तु कहलाता है। कौन वस्तु कहलाता है? अदीप्त वस्तु कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देना चाहेंगे, कोई भी ले सकते हैं, टेबल, डेस्क, बेंच, लकड़ी, समझे ना, किताब, कलम, कुछ भी लिख सकते हैं। किताब, कलम, बेंच, कुर्सी, क्या इस सभी के पास अपना प्रकाश होता है? नहीं होता, इसलिए हमने लिख दिया इसको। चलिए, तो प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तुओं को दो भाग में बांटा गया है, एक को कहते हैं प्रदीप्त वस्तु और एक को क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु। तो वैसी सभी वस्तुएं जिसके पास अपना प्रकाश होता है उसे हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तु, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। उसे प्रदीप्त वस्तु, लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सूरज हो गया, तारा हो गया, या लालटेन या मोमबत्ती, जलती हुई होनी चाहिए। अदीप्त वस्तु, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, वैसी सभी वस्तुएं जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वैसी सभी वस्तु को हम अदीप्त वस्तु कहते हैं, मतलब नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, किताब हो गया, कलम हो गया, बेंच हो गया, कुर्सी, या किसी भी प्रकार का वस्तु जिसके पास प्रकाश सिर्फ नहीं हो। समझ में आ रहा है मेरा बात? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि आपको कोई समस्या नहीं है तो इससे आगे हम बढ़ते हैं, और इतना नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा से हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। एक होता है कि प्रकाश जो है ना, पार करने के, गमन के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ठीक है, एक को कहा जाता है, इसे लिखेंगे नहीं इसके बारे में, सीधा समझा देंगे आपको, समझे।
समझा देंगे हम आपको। ध्यान देंगे, एक वस्तु को प्रकाश के गमन के आधार पर, प्रकाश पार करने के आधार पर वस्तु को कितने भाग में बांटा गया है? तो 3 भाग में। एक को कहते हैं पारभासी, एक को कहते हैं अपारदर्शी और एक को कहते हैं पारदर्शी। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इस बात को अभी ना, पारदर्शी, पारदर्शी। दूसरा होता है अपारदर्शी। क्या होता है? अपारदर्शी। ठीक है, और तीसरा होता है जिसको कहते हैं पारभासी। क्या कहते हैं? पारभासी। समझे? ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। समझे? इसी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं ओपेक। क्या कहते हैं इसको? यहाँ पे ओपेक। ठीक है, और इसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। वैसी सभी प्रकाश की किरणें जिससे जो है ना आर पार हो जाए उसको हम पारभासी कहते हैं। जैसे शीशा या जल, समझे ना, शीशा की बात करते हैं या जल की बात करते हैं, जिससे प्रकाश की किरणें सीधा आर पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट है। और जिससे प्रकाश की किरणें सीधे बाहर नहीं निकल पाती है, टकरा करके वापस मुड़ जाता है, वैसे सभी वस्तु को क्या कहते हैं? अपारदर्शी, मतलब ओपेक। ठीक है, और जिससे प्रकाश की किरणें आधी मात्रा में बाहर निकले और थोड़ी मात्रा में रुक जाए उसको कहते हैं पारभासी, मतलब ट्रांसलूसेंट। जैसे पलक, समझे ना, आंख के ऊपर की जो पलक है, पपनी है, उसको कहते हैं पारभासी। ठीक है, या तेल से भीगा हुआ कागज या घिसा हुआ शीशा। घिसा हुआ शीशा यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। घिसा हुआ शीशा या तेल से भीगा हुआ कागज या आंख के ऊपर का पलक, ये तीनों किसके अंतर्गत आता है? पारभासी के अंतर्गत आता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलूसेंट। चलिए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट। आप ये भी बात जो है ना, यदि 2 ही लाइन समझे होंगे तो इसको भी लिखने का काम करेंगे। बड़े प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग गौर से सुन रहे हैं। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था। हमने अभी पढ़ा सामान्यतः क्या कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं 3 प्रकार की होती है। इससे आगे देखिए, इससे आगे जो है ना प्रकाश का गुण होता है क्या कि प्रकाश में एक परावर्तन का गुण होता है। समझे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक स्रोत से निकलती है और किसी चिकने सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में मुड़ जाती है, घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हमें सीखना है टॉपिक छोटा सा जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन। समझे? तो प्रकाश के परावर्तन के लिए सीखिए गौर से। जैसे एक कोई कांच का स्लैब है, ये कांच का टुकड़ा है जिसको हमने नीचे से क्या कर दिया? कलई कर दिया। कलई करने का मतलब होता है कि हमने इसको पेंट कर दिया। तो एमएन प्रकाश का, एमएन कोई हमें जो है हमारे पास एमएन कोई समतल दर्पण है, इसको कहते हैं इसमें प्लेन मिरर। ठीक है, तो एमएन कोई हमारे पास प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक सीधी रेखा से आती है, गमन करती है और आने के बाद किसी अलग माध्यम में टकरा कर वापस चल जाती है, यही घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आती है और किसी चिकनी सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस मुड़ जाती है, यह घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझे? आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण, तथा जो है ना आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण, तथा उसी पथ पर वापस मुड़ने वाली घटना कहलाती है परावर्तित किरण। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं इसको आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण के नाम से इसको जानते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण, और इसके बीच डाला गया लंब कहलाता है अभिलंब। इसके बीच डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। सीखिए गौर से।
तो जैसे कि अब एमेन यहाँ पे एमेन जो प्रकाश की या एमेन जो यहाँ पे समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, तो एमेन प्लेन मिरर के बीच में ए और बी ये आपतित किरण, और बी से सी पर जो गया उसको हमने कहा परावर्तित किरण, और बी से हमने डी मान लिया जिसको क्या कहा, अभिलंब कहा, समझे। और बी जो पॉइंट हुआ है हमारे लिए बी पॉइंट, इसी बी पॉइंट को हमने कहा आपतन बिंदु। क्या कहा, आपतन बिंदु। तो एक लाइन इसके बारे में भी बन सकता है कि एमएन क्या है, तो एमएन हमारा समतल दर्पण है, लिख देते हैं बगल में। एमएन क्या है, तो एमएन समतल दर्पण है, ठीक है। और ए बी क्या है, तो ए बी हमारा जो है ना आपतित किरण है। कौन सा किरण है, आपतित किरण है, ठीक है। और यहाँ पे बी सी क्या है, बी सी, तो बी सी हमारा परावर्तित किरण है। कौन सा किरण है, परावर्तित किरण, ठीक है। और बी डी क्या है, बी डी, तो बी डी डाला गया अभिलंब है, बी डी डाला गया क्या है, अभिलंब, समझे। और बी जो बन जाएगा ना, बी वो बनेगा आपतन बिंदु। क्या बनेगा, आपतन बिंदु। भाई एग्जाम्पल लेने के लिए हम कुछ भी ले सकते थे, लेकिन हमारे पास यही बना तो हमने यही एग्जाम्पल लिया, ठीक है ना। तो बी हमारा क्या है, आपतन बिंदु एमएन, एमएन समतल दर्पण, तथा ए बी क्या है, तो ए बी आपतित किरण, और बी सी क्या है, तो बी सी परावर्तित किरण, तथा बी डी क्या है, तो बी डी डाला गया अभिलंब है। और बी जो है ना कौन सा बिंदु है, तो बी इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, समझे ना। कौन सा बिंदु कहते हैं इसको, आपतन बिंदु, ठीक है। अब इसको इसके बीच बना कोण जो है ना, इसके बीच बना कोण ए बी डी, कोण ए बी डी कहलाता है आपतन कोण। आपतन कोण को आई से सिंबल करते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए बी डी बराबर कौन सा कोण, आपतन कोण, ठीक है। और आपतन कोण को ही कोण आई से सिंबल करते हैं। फिर बगल में जो बना कोण है, इस कोण को कहते हैं कोण आर, मतलब डीबीसी। कौन सा कोण, डीबीसी, डीबीसी, डीबीसी कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन कोण। और कोण परावर्तन कोण को कहते हैं कोण आर, समझे। लेकिन होता है कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। पहले एक राइट साइड में इतना पिक्चर बना लीजिए, पिक्चर बना के ये सिंबल लिखिए आप, फिर हम समझाते हैं, पहले इतना लिखिए आप। अभी हम लोग आसान सा टॉपिक सीख रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिफिनेशन यही है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आती है और किसी चिकने समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस मुड़ने की घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आने वाले किरण को कहते हैं आपतित किरण, तथा उसी पथ पर वापस मुड़ जाने वाले किरण को कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। और इसके बीच डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब, समझे। और यह जिस बिंदु पर आता है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। इसका दो ही प्रकाश के परावर्तन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, समझे। हम इस दोनों नियम को लिख देते हैं। प्रकाश के परावर्तन की क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, समझे। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने नियम है। तो इसका आंसर सीधा जाता है कि इसके दो नियम है। कितने नियम है, दो। पहला कौन सा नियम होगा, तो पहला नियम है कि बनने वाला इसमें आपतित कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। पहला नियम है ये कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, कौन सा कोण, परावर्तन कोण, मतलब कोण आई तथा कोण आर आपस में, कोण आई तथा कोण आर आपस में बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। और दूसरा इसका नियम बनता है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब
और कौन सा अविलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होता है। तीनों कहाँ होता है? एक ही बिंदु पर होता है, एक ही बिंदु पर होता है, जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। जिसे कौन सा बिंदु कहते हैं? जिसे, बोर्ड छोटा पड़ गया क्या? आपतन बिंदु कहते हैं। देख लीजिएगा, यदि नहीं दिख रहा होगा नीचे तो आप, वही बात है जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। हम बोल देते हैं यहाँ पे। चलिए ध्यान दीजिए गौर से, एक बार फिर से सुनिए गौर से इसको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन। नॉर्मल बात है कि जब किसी भी चिकने या समतल सतह पर जब कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो चिकने समतल सतह से प्रकाश की किरण मुड़कर पुनः उसी माध्यम में वापस मुड़ना ही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन, समझे। और यहाँ पे आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण, तथा जो है ना मुड़ने वाला किरण कहलाता है परावर्तित किरण, ठीक है। और इसके बीच डाला गया लंब बनता है अभिलंब, समझे। और कोण आई तथा कोण आर आपस में क्या होता है? बराबर। यहाँ पे हमने लिखा है कि एमएन क्या है? समतल दर्पण, एबी क्या है? आपतित किरण, और बीसी क्या है? परावर्तित, बीडी अभिलंब। ये सारा सिंबल दिया गया है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो आंसर आ जाता है 2 नियम है। पहला, एक आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है, मतलब कोण आई और कोण आर आपस में बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है, जिसे हम कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं, समझे। देख लीजिए एक बार फिर से कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही बिंदु पर होता है, जिसे हम कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है हमारा? बी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तत्काल आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए, इस पूरी के पूरे क्लास को अटेंड करने के लिए। लेकिन उम्मीद रखिए हमारे साथ कि हम पूरा का पूरा लाइट चैप्टर आप सभी को सिखा देंगे। लाइट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे करंट, विद्युत धारा के बारे में, ठीक है। तत्काल बहुत बहुत धन्यवाद।